हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास जैसे कि आप क्लास 9 में आ चुके हैं और हम क्लास 9 का बायो का सबसे पहला चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हम बात करेंगे सेल के बारे में। तो ये बेसिक सा टॉपिक आता है आपका बायो का, जब आप बात करते हैं किसी भी जीव के, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बारे में, उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, सबसे बेसिक सी चीज हमारे पास आती है, वो है सेल। सेल के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले आप साइंस जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। आप जानते हैं जो आपका साइंस सब्जेक्ट है उसमें आपके 3 पोर्शन होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, जिसमें आप बात करते हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायो की। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बायोलॉजी की। बाकी जो आपके अदर पोर्शन आते हैं जैसे कि केमिस्ट्री और फिजिक्स, वो आपको जो रिलेटेड टीचर हैं वो उन्हें कवर करेंगे। तो हम बात करेंगे यहाँ पर बायो की, और बायो में हम बात करेंगे सेल की। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखिए, आपने एक बेसिक सा क्वेश्चन तो सुना ही होगा कि आपने सुना होगा हमारी जो बॉडी, हमारा जो शरीर है वो अलग अलग अंगों से मिलकर के बना है। तो क्वेश्चन आता है कि अंग फिर किस चीज से मिलकर के बने होंगे। तो ऐसे हम क्या करते हैं, चीजों को देखते हैं। जैसे कि ये सेम वैसा ही है, जब आप बहुत छोटे थे और आपके लिए कोई खिलौने लेके आता था तो आप एक्साइटेड रहते थे। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे होंगे जिन्हें ये जानना होता था वो खिलौने किस चीज से मिलकर के बने हैं। तो आप क्या करते थे, उन खिलौनों को खोल के देखते थे, उसके हर एक पार्ट्स को आप निकाल करके देखते थे कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें होंगी। जैसे कि आप यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज करते हैं, फोन हो गया है, या फिर छोटी सी चीज आपने कहा कि जो रिमोट होता है, आपको टीवी को चलाने का जो रिमोट होता है या एसी को चलाने का रिमोट होता है। कई बार हमारे माइंड में आता है कि इस रिमोट के अंदर सेल के अलावा और क्या क्या चीजें होंगी। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि आपका टीवी है, आपका कंप्यूटर है, आपका मन करता है कि आप जाने कि वो किस चीज से मिलकर के बना है। सेम वैसे ही अगर हम इन चीजों को साइड रखें, अगर हम अपनी बॉडी के बारे में बात करें कि हमारी बॉडी किन किन चीजों से मिलकर के बनी होगी। तो जब आप बहुत छोटी क्लासेस में थे तो आपको पढ़ाया जाता था पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी कि आपको बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया जाता था। अब आप सबसे पहले तो जब आप छोटे थे तब आप उन पार्ट्स के बारे में बात करते थे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप कहते थे आपकी आईज हैं, आपकी नोज है, आपकी फिंगर्स हैं। ऐसे कर करके आपको क्या बताए जाते थे, एक्सटर्नल ऑर्गन्स या एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में बताया जाता था। जैसे जैसे आप बड़े हुए, जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में चलते गए, अब आपको बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के बारे में बताया जाता है। आपको कुछ इस प्रकार की इमेज दिखाई जाती है, कुछ इस प्रकार की इमेज आपको दिखाई जाती है, आपकी बुक में दी जाती है, और आपका बताया जाता है कि ये आपके क्या है, लंग्स हैं। ठीक है, आपको बताया जाता है कि ये आपका क्या है, स्टमक है। ठीक है, आपको बताया जाता है कि ये आपकी क्या है, इंटेस्टाइन है। क्लियर है। आपको बताया जाता है कि ये आपका क्या है, ट्रैकिया है। आपको बताया जाता है कि ये आपका क्या है, हार्ट है। होता है ऐसा। आपको क्या किया जाता है, आपके बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में बताया जाता है। ठीक है, अब हमने क्या बात की, हमने कहा कि हमारी बॉडी के पार्ट्स बाहर भी हैं, हमारी बॉडी के पार्ट्स अंदर भी हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि पार्ट्स कैसे होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं और इंटरनल होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए, हमने कहा कि यहाँ पर जो बॉडी पार्ट्स हमारे होते हैं, हम इतना समझे, हमने कहा कि हमारी बॉडी किस चीज से मिलकर के बनी होगी, अलग अलग अंगों से मिलकर के बनी है। देखिए, जब आपकी बॉडी में, आपने बोला जब आपकी बॉडी में आपके सारे पार्ट्स आए तभी आपने कहा कि ये क्या है, मानव का शरीर है। वहीं हम अगर किसी एनिमल की बात करें, आप अपने घर किसी काव की अगर बात करते हैं तो काव के भी पार्ट्स होंगे। ठीक है, वैसे ही अगर आप किसी इंसेक्ट की बात करते हैं, किसी कीड़े की बात करेंगे तो उसके भी बॉडी पार्ट्स होते हैं। वैसे ही आप किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, किसी सूक्ष्म जीव की बात करेंगे, उसके भी बॉडी पार्ट्स होते हैं। अगर आप बात करेंगे किसी प्लांट की तो उसके भी बॉडी पार्ट्स होते हैं। अब देखिए कैसे होते हैं, आपने कहा अगर हम ह्यूमंस में, आपने देखा कि आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं। अभी तक आप काफी सारी चीजें जान चुके हैं। आप हार्ट के बारे में जानते हैं, किडनी है, लिवर है आपका, इंटेस्टाइन है आपकी। ठीक है, आपका आपने कहा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपके अलग अलग ऑर्गन आते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अलग अलग ऑर्गन आते हैं। आपने कहा आपका जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें अलग अलग ऑर्गन आते हैं। तो इस बारे में आप जानते हैं। अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स में भी आप अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आपने कहा जड़ होती है, आपने कहा जड़ होती है, आपने कहा तना होता है, आपने कहा यहाँ पर क्या होती है, पत्ती होती है,
आपने कहा यहाँ पर और सारी चीज क्या होती है, पत्ती के साथ साथ क्या होती है, ब्रांचेस होती हैं, फूल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, बीज होते हैं, ये सारे किसके पार्ट्स हैं, आपने कहा प्लांट के पार्ट्स आते हैं। अब आप इतना तो समझ गए हैं कि हमारा जो शरीर है वो अलग अलग पार्ट्स कहिए या फिर अलग अलग अंग कहिए उनसे मिलकर के बना होता है। अब बात करते हैं अंगों की कि ये जो अंग है ये किस चीज से मिलकर के बने होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें अंगों की तो आपने कहा ये अंग किस चीज से मिलकर के बने होंगे। आपने कहा कोई भी अंग है, हम बात कर लेते हैं अपने हार्ट की। ठीक है, हम अपने हृदय की बात कर लेते हैं। तो जब आप हार्ट के बारे में बात करते हैं तो आपने कहा कि हार्ट कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं, उनसे मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हम ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें ऊतक कहते हैं। अब आपने कहा ऊतक कैसे होते हैं, ऊतक क्या होते हैं। आपने कहा कुछ इस प्रकार की संरचना, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये आपको बॉल जैसी संरचना दिखाई दे रही है, ये बॉल कैसे मिलकर के बना है, छोटे छोटे गोलों से मिलकर के। ये आपको संरचनाएं दिखाई दे रही होंगी इस प्रकार से, इन गोलों से मिलकर के ये बॉल बना हुआ है। ठीक है, ये पूरी आपको क्या दिखाई दे रही है, बॉलनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही है। आपने कहा इतने सारे बॉल्स का जो गुच्छा है, बहुत सारे बॉल्स हैं, उनका जो ग्रुप है उन्हें हमने क्या कहा है, ऊतक कहा है। ठीक है, अब आपने कहा कि ठीक है, हमने ये मान लिया कि हमारा जो शरीर है वो हमारे अंगों से मिलकर के बना है। हमारे अंग किस चीज से मिलकर के बने हैं, कुछ संरचनाएं हमारे पास आती हैं, कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास आते हैं जिन्हें हम ऊतक कहते हैं। और ये ऊतक होते क्या है, बहुत सारी बॉल्स का क्या होता है, यहाँ पे गुच्छा होता है, उसे हम ऊतक कह रहे हैं। अब हमने कहा कि ऊतक क्या होते हैं, इसे जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि ये बॉल्स कैसी हैं। हमने कहा आपको सारी एक जैसी बॉल्स दिखाई दे रही हैं। अगर हम कहें कि अब हमने एक बॉल को निकाल करके देखा कि ये बॉल क्या है, अगर हम इस बॉल को समझ गए तो क्या हम समझ सकते हैं कि इस बॉल के गुच्छे से जो ऊतक बना है वो क्या है। इतना हो सकता है, यानी कि हमने क्या कहा कि ऊतक किस चीज से मिलकर के बने हैं, इन बॉल से मिलकर के बने हैं। अब हमें समझना है इन बॉल्स के बारे में कि ये बॉल्स किस चीज से मिलकर के बने। हो सकता है कि ये बॉल्स और छोटी चीजों से मिलकर के बने होंगे, इससे भी छोटी कोई इकाई होगी, हो सकता है इससे छोटी कोई इकाई नहीं होती है। हमने कहा ये जो बॉल्स हैं इन्हें आप नाम दे दीजिए सेल, या आप इन्हें नाम दीजिए कोशिका। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आप बेसिक सी चीजें समझिए। हमने बोला ये जो छोटे छोटे बॉल्स आपके पास आए हैं उन्हें हम सेल या कोशिका कहिए। ठीक है, दोनों सेम ही है, सेल या कोशिका। अब आप ये समझिए कोशिकाएं क्या होती हैं। देखिए, जब भी क्या हुआ, आपने कहा कि जब भी आपको किसी जीव के बारे में स्टडी करनी होती है, कोई भी है, जो या प्लांट्स की बात कर रहे हैं, एनिमल है या माइक्रोब है, किसी के भी बारे में हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। आपको कोई भी चीज वहां पर देखिए, हमने क्या बोला है, आप जानते हैं प्लांट होता है, एनिमल होता है। मेनली आप दो चीजों के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं। वैसे आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे, जिसमें आप बात करेंगे किसकी, आप बात करेंगे बैक्टीरिया की, आप बात करेंगे यहाँ पर किसकी, जो बैक्टीरिया कौन से किंगडम में आता है, आपने कहा मोनेरा आता है। आप बात करेंगे प्रोटिस्ट की, जिसमें आप अमीबा वगैरह की बातें करते हैं। आप बात करेंगे फंगस की, जिसमें आप मशरूम वगैरह की बातें करते हैं। और लास्ट में आपके पास प्लांट और एनिमल आते हैं। ठीक है, वैसे आपके पास 5 कैटेगरी आती है, लेकिन मेनली अगर हम सिर्फ दो चीजों के बारे में बात करें, प्लांट के बारे में बात करें और एनिमल के बारे में बात करें। आपने कहा कोई प्लांट, कोई भी नई चीज आपको मिली है, जब कोई भी नई चीज, यानी कि इसे आपने कभी ना पहले सुना था, ना उसके बारे में जाना था, ना देखा था। अब आपको ये नहीं पता है, कभी कभी होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है कि आपको कंफ्यूजन होता है कि इसे किस कैटेगरी में रखा जाए, प्लांट में या एनिमल में। कुछ कुछ ऐसे क्रिएचर भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई ऐसा क्रिएचर, ऐसी संरचना मिल गई है कि आपको नहीं पता वो प्लांट है या एनिमल है। सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, सबसे पहले आप उसकी बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे कि बॉडी किस प्रकार की है। ठीक है, उसकी बॉडी को जब ऑब्जर्व आप करते हैं तब आप रिलेट करते हैं कैरेक्टर को कि क्या इसमें प्लांट के कैरेक्टर होंगे या इसमें एनिमल के कैरेक्टर होंगे। तो इन शॉर्ट आपने क्या कहा, सबसे पहले ऑब्जर्व किया जाता है अपनी बॉडी को या किसी भी जीव की बॉडी को, उसकी स्टडी करने के लिए। अब हम स्टडी क्यों करते हैं, आपने कहा अगर आपको किसी के बारे में कोई जानकारी चाहिए, आपको अगर उससे कोई लाभ लेना है या उससे होने वाली हानि से आपको बचना है, इन सारी चीजों के लिए आपको उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। अब जब भी स्टडी की जाती है तो क्या किया जाता है, सबसे पहले बॉडी के बारे में देखा जाता है कि बॉडी किस प्रकार की है। बेसिक सी चीजें हमारी बॉडी में कुछ होती हैं, उन प्रोसेस के बारे में जाना जाता है। जैसे कि सबसे पहले होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, सबसे पहले होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किस प्रकार का हो रहा है, रिप्रोडक्शन है,
कि रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो कुछ बेसिक सी चीजें होती हैं कि यहाँ पे पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार से चल रही है, यहाँ पर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया किस प्रकार से चल रही है। इन सब को जानने के लिए आपको किसी के पोषण संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए या किसी की प्रजनन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके बॉडी के टाइप को जानना पड़ेगा। अब बॉडी के टाइप को हम कैसे जानेंगे, हम ये देखेंगे बॉडी किन किन चीजों से मिलकर के बनी है। सबसे पहले तो हमें इतना पता होना चाहिए, यानी कि आप इतना समझिए, ये जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर है बेसिक। यहाँ से सारी चीजें अगर आप क्लियर करेंगे तो आप 11th-12th में जो चीजें आपके पास आएंगी वो आप इजिली समझ पाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अपना बेस बनाना है। सबसे पहले हमें बात करनी है किसके बारे में, हमें बॉडी एनालिसिस करनी है। सिंपल सी ये बात समझिए, आज आप जानेंगे कि हमारे जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो किस चीज से मिलकर के बना हुआ है। क्लियर है इतनी बात कि आपको क्या क्या चीजें इस चैप्टर में समझनी है। सिंपल सी बात है, आपको बॉडी को देखना है कि बॉडी किस चीज से मिलकर के बनी हुई है। इस चैप्टर में आप क्या क्या समझेंगे, सबसे पहले कंटेंट पे थोड़ा ध्यान दे देते हैं। इंट्रोडक्शन जो कि आप काफी हद तक दे चुके हैं कि आपने कहा कि आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। सेकेंड, आप बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में, सेल थ्योरी में क्या कहा गया है उसके बारे में जानेंगे। अब आप बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपने कहा जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, उसके अनुसार, उसकी नंबर के अनुसार यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जीव आपके पास आते हैं। फिर आप बात करेंगे डिफरेंट शेप ऑफ सेल्स। अब आपने कहा कि जो सेल्स होती हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप भी हमारे पास आती है। लास्ट में आप बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, जिसमें आप देखेंगे सेल किस प्रकार से कार्य करता है, सेल क्या सिर्फ एक ही चीज से मिलकर के बना है या अलग अलग चीजों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कोशिका यानी कि सेल के बारे में। आपने बोला सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, यानी कि कोशिकाएं सभी जीवित प्राणियों के निर्माण खंड होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इज द सेल, यानी कि जटिल जीवों की प्राथमिक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। अब आप सबसे पहले ये समझिए, आपके पास अगर हम बात करें जीवों की कितनी कैटेगरी आती है। आपने बोला हमारे पास आते हैं प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोब्स हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास आते हैं पादप आते हैं, आपके पास जंतु आते हैं, आपके पास सूक्ष्म जीव आते हैं। 3 कैटेगरी हमारे पास आती है, ठीक है। अब हमने बोला मेनली 3 कैटेगरी आती है, इस बात को समझने के लिए कि कोशिका किस में पाई जाती है। आपने कहा यहाँ पर कोई भी जीवित प्राणी है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे आप किसी पादप की बात करें, चाहे आप किसी एनिमल की बात करें, चाहे आप किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, चाहे आप किसी प्रोटोजोन की बात करें, आपने कहा सारे लिविंग जीव इस पृथ्वी पर जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सभी एक संरचना से मिलकर के बने हैं और उस संरचना को कहते हैं कोशिका। यानी कि आपने कहा आप किसी की भी बात करें उन सब में एक कॉमन चीज क्या होगी, ध्यान रखिए हम बात कर रहे हैं लिविंग की, हम बात कर रहे हैं जीवित की। आपने कहा कोई भी लिविंग होगा उन सब में एक कॉमन आपको कैरेक्टर देखने को मिलेगा और वो जो कैरेक्टर होता है वो है कोशिका की उपस्थिति, क्योंकि सब में कोशिका पाई जा रही है। अब कोशिका क्या है, किस प्रकार की होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। सबसे पहले आप इतना समझ लीजिए कि कोशिका क्या होती है, सभी जीवों में पाई जाती है। क्लियर है। चाहे आप बात करेंगे किसी बैक्टीरिया की, आप बात करेंगे बैक्टीरिया की, क्लियर है। आप बात करेंगे किसी भी एनिमल के, उस एनिमल में कोई भी आ सकते हैं, इंसेक्ट उसमें आ सकते हैं, ठीक है, उसमें एनिमल आ सकते हैं, उसमें ह्यूमन बीइंग आ सकते हैं, उसमें बर्ड्स आ सकते हैं, सारी चीजों की यहाँ पर बात हो रही है। प्लांट्स आपने कहा कोई भी प्लांट्स आप ले लीजिए, ठीक है, कोई भी प्लांट्स आप ले लीजिए। आपने कहा कि आप बहुत सिंपल प्लांट से लेकर के आप बहुत कॉम्प्लेक्स प्लांट की जब बात कर रहे हैं तो सारे ही जो यहाँ पर प्लांट्स बने होते हैं वो बने हैं कोशिका से। इतनी बात क्लियर है कि सारे जीव कोशिका से मिलकर के बने हैं। ये सिंपल सी बात समझ लीजिए। यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिए हैं जिसमें आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात बताई गई है। अभी इस डायग्राम पे नहीं रहेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा, सिंपल वे में समझेंगे कोशिका क्या होती है। इस स्लाइड में सिर्फ आपको इतना समझना है कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बने होते हैं किससे, सेल से। क्लियर है इतनी बात। अब ये तो हमने बात की है इन सारे ग्रुप की। अगर आपसे पूछा जाए एक ग्रुप के बारे में जिसे आप कहते हैं वायरस या विषाणु, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या वायरस लिविंग है नॉन लिविंग है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनके बारे में हम बहुत पहले से बातें करते हैं। जैसे कोशिका के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा
ठीक है, कि हमारा जो शरीर है या किसी भी जीवित प्राणी का या पादप का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अब हमने बोला वायरस, तो वायरस के बारे में आपने सुना होगा कि विषाणु जो होता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, बहुत सारे रोगों के लिए उत्तरदायी होता है। और वायरस से होने वाले रोग क्या होते हैं, बहुत संक्रामक होते हैं, खतरनाक भी होते हैं। इनसे होने वाले रोगों से मृत्यु भी हो सकती है अगर टाइम पर क्योर नहीं किया गया। अब आपको अगर पूछा जाए कि वायरस क्या है, आपने कहा क्योंकि वायरस क्या है, यहाँ पर बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब सक्रिय है। सक्रिय है तो क्या हम कह सकते हैं कि जो वायरस है वो लिविंग है? तो देखिए आपके पास क्या था कि वायरस को हम किसी कैटेगरी में नहीं रखते हैं, ना लिविंग की ना नॉन लिविंग की, क्योंकि हमने बोला वायरस क्या है, अकोशिकीय संरचनाएं हैं। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, अकोशिकीय संरचनाएं हैं। ठीक है, क्या है वायरस, आपने बोला ए सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अब हमने बोला यहाँ पर आपने बात कर ली है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं किससे, आपने कहा सेल से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, सेकंड जो आपके पास चार्ट आता है, इंपॉर्टेंट चार्ट है। इससे पहले थोड़ा सा सेल के बारे में बात कर लेते हैं। हमने बोला कोशिकाओं से मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण होता है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सेम वैसा ही है जैसे आपको एग्जाम्पल दिया जाता है। आपने कहा अगर आपको किसी दीवार को बनाना है, ठीक है, उसमें आप क्या करते हैं, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर या फिर एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखते हैं और ऐसे कर करके आप पूरी दीवार या पूरे घर का निर्माण करते हैं। कुछ ऐसे ही हमारी बॉडी का निर्माण होता है। सिंपल सी बात है, आपने कहा एक कोशिका से दूसरी कोशिका मिल करके इस प्रकार से क्या करेगी, आपके पूरे शरीर का निर्माण करेगी। अब आप सोचेंगे हमारा शरीर कुछ ऐसे फुटबॉल जैसा तो नहीं होता है, हमारे क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्गन होते हैं, हमारी बॉडी की एक शेप होती है, तो वो शेप बाद में धीरे धीरे आती रहती है। ठीक है, इन शॉर्ट होता क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर कोशिकाएं ऐड होती रहेंगी, आपकी कोशिकाएं ऐड होती रहेंगी और क्या होगा, वहां पर शेप आती रहेगी जिस प्रकार का आपका शेप होगा। ठीक है, अब आपने बोला कोशिकाएं कहाँ से आती हैं, सेकंड क्वेश्चन आपका कहाँ से आता है, कोशिकाएं कहाँ से आती हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको अगली स्लाइड्स में मिल जाएगा कि आपकी जो कोशिकाएं ऐड होती रहती हैं वो कहाँ से ऐड होती हैं। उससे पहले हम बात करेंगे इस चार्ट के बारे में। एक बार ध्यान से देखिए क्या क्या चीजें हैं इस चार्ट में। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, कुछ महत्वपूर्ण खोजों के बारे में आपको बताया गया है जो कि आपको यहाँ पर क्या करनी है, लर्न करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, पूछी जाती है सिर्फ आपके स्कूल में नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, अलग अलग कॉलम आपको दिखाए गए हैं, अलग अलग कॉलम आपको दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ डिस्कवरी बताई गई हैं, जैसे कि अभी हमें सब पता है, अभी हम बात कर रहे हैं कि जो कोशिका है, कोशिका से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ होता है, लेकिन इस बात को किसने हमें बताया था, कोशिका के बारे में किसने हमें जानकारी दी? ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। तो आप एक बार कॉलम देख लीजिए। सबसे पहला जो कॉलम है आपका, उसमें आपको बोला गया कि किसने डिस्कवरी की है, यानी कि आपको साइंटिस्ट के नाम बताए गए हैं कि डिस्कवरी किसने की है। दूसरा कॉलम आपको बताएगा कि वो डिस्कवरी कब हुई है, यानी कि टाइम आपको बताया जा रहा है। तीसरा जो कॉलम है उसमें बताया जाएगा कि उन्होंने डिस्कवर किया क्या है। क्लियर है इतनी बात? जैसे कि सबसे पहला कॉलम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर नाम आता है रॉबर्ट हुक का। ये नाम आपने पहले भी पढ़ा है, हो सकता है आप में से कई सारे बच्चों को इनका नाम पता होगा और उन्होंने क्या डिस्कवर किया है ये भी आपको पता होगा। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या डिस्कवर किया था, नोटिस द प्रेजेंस ऑफ सेल्स इन अ कॉर्क स्लाइस। इन्होंने कॉर्क स्लाइस में कोशिकाओं की उपस्थिति देखी। तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आपने कहा रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। अब आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा चेंज करके आ सकता है, ये आप तब समझेंगे जब आप दूसरा कॉलम देखेंगे। यहाँ पर इतनी बात क्लियर है कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका की खोज की थी। किसमें की थी? आपने कहा कॉर्क स्लाइस में। अब कॉर्क स्लाइस में कैसे? आपने कहा जो पेड़ होती है, पेड़ की जो छाल होती है, उसमें क्या देखा था, कोशिका की उपस्थिति देखी थी। ठीक है, दूसरा जो नाम आता है वो है ल्यूवेनहॉक का। 1674 की बात है। फाउंड द प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल इन द पॉन्ड वाटर, यानी कि तालाब के पानी में इन्होंने जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति देखी थी। अब आपने कहा कि जो कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन सेकंड में हमने क्या देखा कि ल्यूवेनहॉक ने क्या की थी, जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति पाई थी। तो क्या समझे इस बात से? इस बात से आप ये समझे कि अगर बात आए कि जीवित कोशिकाओं के, लिविंग सेल्स के, अगर आपसे पूछा जाए
कि लिविंग सेल्स को या जीवित कोशिकाओं को सर्वप्रथम किसने देखा था, सर्वप्रथम किसने नोटिस किया था, आप कहेंगे ल्यूवेनहॉफ। ठीक है, आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो ये तो आप जानते हैं कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने देख लिया था। या फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले मृत कोशिकाओं को किसने ऑब्जर्व किया था, तो सेम आंसर आएगा किसने, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स देखी थी वो कैसी थी, डेड सेल्स थी, क्योंकि उन्होंने क्या, आपने पेड़ की जो छाल होती है आप जानते हैं जो सूख जाती है, उन्होंने जब छाल को निकाला और जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में उसे ऑब्जर्व किया तो उन्हें कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई दी। ये कैसी संरचनाएं थी, आपने देखा कि आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, इस प्रकार से आपने ये जो संरचनाएं देखी हैं, इस प्रकार की संरचनाएं कहाँ देखते हैं आप, जब मधुमक्खी का छत्ता आप देखते हैं। कुछ ऐसी ही संरचनाएं उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर उन्होंने जब कॉर्क फ्लाइज को ऑब्जर्व किया तो उन्हें रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखे। कैसे, उन्होंने क्या बोला कि कुछ रूम जैसी संरचनाएं थी, रूम मतलब अलग अलग बॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ क्या है, रूम जैसी संरचनाएं थी। तो कैसी सेल थी ये, आपने कहा डेड सेल थी। किसने सबसे पहले ऑब्जर्व की, रॉबर्ट हुक ने। तो चाहे डेड सेल आए कि सबसे पहले मृत कोशिकाओं को किसने ऑब्जर्व किया, ये सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक का नाम आएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले लिविंग सेल्स को या फिर जीवित कोशिकाओं को किसने ऑब्जर्व किया, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ल्यूवेनहॉफ ने। कंफ्यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर लिविंग सेल्स देखी गई, यहाँ पर क्या देखी गई, डेड सेल्स देखी गई। क्लियर है इतनी बात। तो ल्यूवेनहॉफ का नाम आप कब यहाँ पर चूज करेंगे, जब आपको लिविंग सेल्स के बारे में पूछा जाए। क्लियर है इतनी बात। अब तीसरा नाम देखिए, रॉबर्ट ब्राउन। 1831 की बात है। रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल्स, यानी कि कोशिका में एक नाभिक के अस्तित्व की इन्होंने मान्यता दी। यानी कि रॉबर्ट ब्राउन, आपके पास एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने बोला कि कोशिका में एक ऐसी संरचना है जिसे नाभिक नाम दिया गया, न्यूक्लियस नाम दिया गया। इन शॉर्ट आपने कहा रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की है या नाभिक की खोज की है। अभी के लिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अभी के लिए आपको ये जो चार्ट है ये एज इट इज आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके पास क्या आएंगे, जब आप सेल्स को और समझेंगे, कोशिका के स्ट्रक्चर को देखेंगे, तब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो आपने क्या बोला, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, नाभिक की खोज की थी। दोनों में कंफ्यूज नहीं करेंगे, रॉबर्ट हो कोशिका की खोज की। तो हमने क्या बात की, आपने कहा एक और साइंटिस्ट हमारे पास आए हैं, पुरकिंजे। उन्होंने 1839 में क्या बोला था, इन्वेंटेड द टर्म प्रोटोप्लाज्म विच इज द लिक्विड प्रेजेंट इन अ सेल, यानी कि प्रोटोप्लाज्म शब्द का आविष्कार इन्होंने किया था, जो कि कोशिका में क्या है, एक तरल है। पुरकिंजे ने क्या किया था। अब आपको क्या क्या चीजें समझ आ रही है, थोड़ा सा आपको आइडिया लग रहा होगा। सेल के अंदर एक नाभिक है, सेल के अंदर कुछ तरल पदार्थ है जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। अब जब आप कोशिका के बारे में आगे बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जो तरल पदार्थ है वो दो प्रकार का तरल पदार्थ होता है, और दोनों प्रकार के तरल पदार्थ को आप कंबाइंडली प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात कि रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, आपने कहा नाभिक की। पुरकिंजे ने किसकी खोज की थी, प्रोटोप्लाज्म की। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं शेल्डन एंड श्वान। 1838 और 1839 की बात है। इन्होंने क्या देखा था, प्रेजेंटेड द सेल थ्योरी दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर एक्चुअली मेड अप ऑफ सेल्स। इन्होंने क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, कोशिका सिद्धांत के बारे में आप आगे बात करेंगे। बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताई गई हैं, कुछ ही चीजें आपको बताई गई हैं, एक दो चीजें जो कि आप पूरे चैप्टर में वो पढ़ते रहेंगे। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत है वो किसने दिया था, शेल्डन एंड स्वान ने दिया। क्लियर है। एक और हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं, वर्च्यू। इन्होंने क्या किया था, सजेस्टेड दैट, 1855 की बात है। इन्होंने क्या सजेस्ट किया था, ऑल सेल्स कम फ्रॉम द सेल्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। इन्होंने कहा था कि जो भी कोशिकाएं नई कोशिकाएं बन रही हैं, जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो सेल्स हैं वो ऐड होती चली जा रही है, तो वो ऐड कहाँ से हो रही हैं, तो यहाँ पर वर्च्यू ने हमें बताया कि जो नई कोशिकाएं आती हैं वो पुरानी कोशिकाओं से ही बन रही हैं। क्या समझे आप, कि जो पुरानी कोशिकाएं वहां पर थी, उन पुरानी कोशिकाओं से वहां पर क्या बनी है, नई कोशिकाएं बनी है। क्लियर है इतनी बात। तो इंपॉर्टेंट है, सारे जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं, टाइम आपको याद रखना है, और क्या डिस्कवरी की गई इनके द्वारा ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब बात कर ले सेल थ्योरी की। अगर हम बात करें सेल थ्योरी की, तो अभी आपने सेल थ्योरी के बारे में क्या समझा, सेल थ्योरी किसने दी थी, शेल्डन एंड स्वान ने दी थी। ठीक है, कुछ ही चीजें आपको बताई गई हैं, जैसे कि सबसे पहले तो यही है कि जो जितने भी जीव हैं
वो सारे जो जीव हैं वो किससे मिलकर के बने हैं, कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको चीज बताई गई है कि जो कोशिकाएं नहीं ऐड हो रही हैं वो कहाँ से ऐड हो रही हैं, आपने कहा प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, यानी कि जो पुरानी सेल्स हैं उन्हीं से वो नई सेल्स बन रही हैं। तो सेल थ्योरी में आपको सिर्फ 2-3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं, प्लस ये ध्यान रखना है कि सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। तो क्लियर है इतनी बात। अभी तक हमने बहुत जनरल सी चीजें यहाँ पर डिस्कस की हैं, अभी तक कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।